हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात कर रहे हैं एल्काइल और एराइल हैलाइड्स के पीवाईक्यू 2025 के जनवरी अटेम्प्ट्स के बारे में। ठीक है ना यार, विदाउट एटोरेशन वाली शीट्स मेरे को पता है तुम्हें चाहिए, मैं एक आध दिन में प्रोवाइड करा देता हूँ, सारी एक साथ ही कर दूंगा, एक साथ ही सारे दे दूंगा पीवाईक्यू, है ना। टेंशन मत लो, एक दो दिन लगेगा, मैं पूरे पीवाईक्यू एक साथ दे दूंगा। अभी तक जितने हुए उनकी एक शीट ही बना दूंगा पूरी, तो आराम हो जाएगा तुम्हें करने में, ये बढ़िया रहेगा ना। कमेंट करके बता देना कि हाँ सर ऐसा मिल जाएगा, तो काफ़ी मदद हो जाएगी, तो मैं एक शीट दे दूंगा, सारे अलग अलग नहीं करेंगे। अभी तक लगभग आज के क्वेश्चन मिला के 105 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके होंगे, तो एक एक दिन के अंदर या कल या परसों में तुम्हें पूरी शीट मिल जाएगी, जिससे लास्ट में तुम जब अटेम्प्ट करो बैठ के, तो एक दिन में ही सारे लगा लो, उससे बहुत आराम मिलेगा और उससे फ़ायदा भी मिलेगा। ठीक है, तो वो सब मैं डाल दूंगा, और बिल्कुल वेबसाइट पे भी डाल दूंगा और यहाँ पे भी डाल दूंगा, तो सब जगह एक साथ ही मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है, तो स्टेट अवे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है, जिसमें कह रहा है कि जो एक ईथर हमें दे रखा है विल गो अंडरगो एसएन रिएक्शन दो इट इज अ प्राइमरी हैलाइड। बिल्कुल सही बात है कि ये प्राइमरी हैलाइड तो है, 1 डिग्री तो है, ये 1 डिग्री तो है, लेकिन क्योंकि अगर हम इससे ऑक्सीजन के लोन पेयर से देखें तो यहाँ पे प्लस चार्ज आसानी से आ जाएगा, जो ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज करेगा मेरे भाई। ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज करेगा। बात समझ में आ रही ना, कि ऑक्सीजन का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग, ये कई लोग नहीं देख पाते, इसीलिए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में गलती हो जाती है। कमेंट करके जरूर बताना कि यार ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, कि सर हम बैक बॉन्डिंग देखना अक्सर भूल जाते हैं, और ये सबके साथ होता है, ये मैंने जनरल ट्रेंड देखा है। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग की वजह से कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, इसलिए SN1 इसमें आसानी से हो जाएगी प्राइमरी अल्काइलाइड होते हुए भी, तो पहला स्टेटमेंट सही है। अगला कह रहा है कि एक हमें नियोपेंटाइल क्लोराइड दे रखा है, विल नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शन वेरी इजीली दो इट इज अ प्राइमरी हैलाइड। अब ये 1 डिग्री हैलाइड ये भी है, लेकिन 1 डिग्री हैलाइड होने के साथ अगर बीटा पोजीशन पे बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, तो SN2 का रेट बहुत बहुत कम हो जाता है। क्या लिख दूं इस बात को, कि इफ द स्टेरिक हिंड्रेंस increases on beta position, the rate of SN2 डिक्रीजेस, स्लो हो जाता है, कभी कभी ना के बराबर हो जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखा है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो आंसर क्या मार्क करेंगे, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आंसर हमारा 4 आ जाएगा। इसमें कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई चिंता की बात नहीं है, तसल्ली से सवाल लगाओगे सही लगेंगे। ठीक है ना। अगला, अगला क्या कर रहा है? अगला कह रहा है कि आरबीआर की रिएक्शन एमजी और ड्राई ईथर और वाटर से कराई, जिससे 2 मिथाइल ब्यूटेन बन गया। कह रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ आरबीआर प्रोड्यूसिंग 2 मिथाइल ब्यूटेन बाय द अबव सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन इज। अब देखो, ऐसी सिचुएशन में अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या करेंगे कि आरबीआर की रिएक्शन अगर हम एमजी ड्राई ईथर से कराएंगे, तो पहले रॉ रिएक्शन लिख लेते हैं। तो इससे क्या बन जाएगा, आर माइनस और एम जी बी आर बन जाएगा। फिर हम जब वाटर डालेंगे इसमें तो क्या होगा, आर एच बन जाएगा, और आर एच हमें दिया है 2 मिथाइल ब्यूटेन, राइट। तो यानी कि हम बी आर कहाँ कहाँ ला सकते हैं, और इसमें बढ़िया बात ये भी दी है कि कंसीडर केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स करने हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स हमें कैलकुलेट ही नहीं करने हैं, तो ये हमें सुविधा दी गई है। ठीक, तो देखो क्या होगा, बनाना शुरू कर देते हैं। एक बार ब्रोमीन यहाँ लगा सकते हैं, तब भी बन जाएगा आसानी से। इससे क्या बनेगा, मैं एक बना के दिखा दे रहा हूँ, बाकी के लिए तुम मेरी बात समझ जाओगे। अगर एम जी ईथर इसमें डालेंगे तो क्या बनेगा बच्चा लोग, यहाँ पे एम जी बी आर बन जाएगा, इस पे आ जाएगा माइनस, इस पे आ जाएगा, सॉरी इस पे आ जाएगा प्लस, और इस पे आ जाएगा माइनस, आ जाएगा। ठीक, और फिर ये वाटर से एच लेके बना देगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक, तो एक बन गया ये। अगला देखो कहाँ पे लग सकता है, अब तो तुम बात समझ गए। दूसरा यहाँ पे लग सकता है, थर्ड बना दूँ तो यहाँ लग सकता है, और फोर्थ बना दूँ तो, चार ही पोजीशन खाली हैं। और ये दोनों पोजीशन कैसी हैं, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन कैसी है, आइडेंटिकल है, तो ये कहीं एक जगह लगा दो, तो आंसर हमारा सही आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा 4 आ जाएगा, बात खत्म हुई। ठीक है, आसानी से सवाल को करना है, धैर्य रख के करना है। ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, और अनअकैडमी वाले जो भी हैं, जो मेरे से लाइव पढ़ रहे हैं, वो जानते हैं कि किस लेवल पे डिस्कशन होता है। अगर सामने से कोई चीता आ जाए तो डिस्कशन का लेवल बहुत बढ़ जाता है। लेकिन मेरे को डर लगता है यार कभी कभी पढ़ाने में, कि मैं बहुत कठिन बात बता दूंगा, तुम्हें चक्कर ना आ जाए। सच बता रहा हूँ मैं।
नहीं तो जो अगर कोई वीआईपी वाला हो तो बताना कि ऑर्गेनिक का डिस्कशन किस लेवल पे किया आपने, और वो सब लोग अच्छे-अच्छे 99.972 परसेंटाइल तक है उसमें, ठीक है ना? तो ऑलमोस्ट 90 100 परसेंटाइल तक है, और उन लोगों को भी मतलब ऑर्गेनिक करके अभी जावा क्लास करके बहुत मज़ा आ रहा है। तो भाई डिस्कशन का लेवल तब बढ़ेगा, और वो कहते हैं सर आपको फेमस नहीं करेंगे, तो यार पता नहीं क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, तुम लोग देख लो कि क्या करना है कि नहीं करना, मेरे को नहीं पता। चलो मैं क्वेश्चन करता हूँ, मैं अपना काम धीरे-धीरे कर रहा हूँ, मैं मेरे को पता है कि मैं स्लो ही ग्रो करूँगा, कर जाऊँगा, ये मेरे को भी कॉन्फिडेंस और तुम्हें भी शायद होगा कि सर हाँ, काम तो ठीक ही कर रहे हो यार, बहुत लोगों तक पहुँचना है, बहुत लोगों की मदद करनी है, इसलिए पहुँचना है मेरे को बहुत लोगों तक। अनअकैडमी पे भी जाने का केवल यही पर्पज़ था कि मेरी रीच बढ़ेगी, ठीक है? लेकिन ठीक है, जैसा भी है अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग फिर से चैनल पे ही हैं, और मैंने कहा था चैनल पे कुछ हैम्पर नहीं होगा, वैसे ही चल रहा है जैसा चलता था। चलो भाई अपना काम करते हैं, तुम्हारी ज़िम्मेदारी कुछ और है, मेरी कुछ और है, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना काम करो। क्या कह रहा है कि नेम रिएक्शन और प्रोडक्ट है, तो स्वार्ट्ज़ रिएक्शन क्या होती है यार, लिखना ज़रा स्वार्ट्ज़ रिएक्शन क्या होती है? स्वार्ट्ज़ रिएक्शन में हम क्या करते हैं, आरसीएल की रिएक्शन क्या कराते हैं, किससे? एजीएफ या HG2F2 से कराते हैं, या COF2 से कराते हैं, तो इससे क्या बन जाता है? RF बन जाते हैं, तो इससे फ्लोराइड बन जाएंगे, ठीक। फिर आरसीएल की रिएक्शन अगर NaI और एसीटोन से कराते हैं, तो ये कौन सी है, इससे RI बन जाएगा और NaCl बन जाएगा, ये फिंकलस्टीन है, ये फिंकलस्टीन है, और ये कौन सी है, ये स्वार्ट्ज़ है, ठीक। अगला करा सैंडमेयर रिएक्शन या वुड्स फिटिक देख लो पहले। वुड्स फिटिक में क्या होता है, एक आरसीएल होता है और एक ArCl होता है, तो इससे ArR बन जाता है, यानी कि एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन बन जाएगा। तो इससे क्या बन गया, मैं इससे लिख देता हूँ, फिंकलस्टीन से बन गया आयोडाइड, इससे बन गया एल्काइल बेंजीन, तो फोर्थ ऑप्शन अपने आप साइनोबेंजीन आ गया, सैंडमेयर कह देंगे उसे, ठीक है। तो आंसर क्या आया, 1 का 4 आया, 1 का 4 आया, 2 का 3 आया, 1 का 4, 2 का 3 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो आंसर 2 आ गया अपना। तुम्हें रिएक्शन सारी नेम रिएक्शन याद होनी चाहिए, मैंने बार बार कहा है, 100 बार कहा है कि नेम रिएक्शन तो पता ही होनी चाहिए। और अगर तुम्हें अभी भी कंफ्यूजन है नेम रिएक्शंस के, तो भैया एटम्स पे मैं कल एक शाम को, मतलब कल क्या आज ही शाम को एक लेक्चर आ रहा है, उसे जरूर अटेंड कर लेना। लाइव होगा, डिस्कशन कर सकते हैं, मैं चैट पे बात भी करूंगा, तो उसे कर लोगे तो तुम्ही को फायदा मिलेगा, लेकिन वो अनअकैडमी के साथ करना है तो एटम्स पे ही आएगा, ठीक है। अनअकैडमी एटम्स पे तो देख लो क्या कर सकते हैं। बाकी तुम्हारे लिए कुछ और प्लान है, शायद अगर मैं कल रिकॉर्ड कर पाया तो वो भी कर दूंगा, ठीक। तो कर रहा हूँ यार धीरे धीरे, टाइम उतना ही है मेरे पास में, है ना। ऑफलाइन सेंटर वाले बच्चे भी कह रहे हैं ना सर टाइम कम दे रहे हो, तो क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, ठीक। कह रहा है कि प्रोपेन मॉलिक्यूल ऑन क्लोरिनेशन अंडर फोटोकेमिकल कंडीशंस गिव्स टू डाइक्लोरो प्रोडक्ट्स X एंड Y, ठीक है। अमंग X एंड Y, X इज एन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। तो देखो जरा क्या करेंगे भाई, कि ये प्रोपेन हो गया, इसकी Cl2H से रिएक्शन कराई, तो बेसिकली तुम 3 प्रोडक्ट बना सकते थे डाइक्लोरो, एक तो ये बना सकते थे, एक ये बना सकते थे, और एक ये बना सकते थे, यहीं पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे 1 1 पे लग जाए, ठीक। इन दोनों को हम में से किसी को भी Y मान सकते हैं और इसे X मानेंगे क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक। अब X ऑप्टिकली एक्टिव है तो X को नीचे लिख लिया हम लोगों ने, और ये कह रहा है कि इसका क्लोरीनेशन करा के ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट बनाए, तो कितने ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट बन जाएंगे, तो देखना कितने बनेंगे, बताओ भाई। कहाँ कहाँ क्लोरीन लगा सकते हो, क्लोरीन हम Cl के साथ यहाँ पे लगा सकते हैं, एक बन गया, प्लस Cl यहाँ पे क्लोरीन आ जाए, दो बन गए, ठीक। प्लस यहाँ पे क्लोरीन और एक यहाँ पे क्लोरीन आ जाए, तीन बन गए तीन, यही तीन बने ना, और इसके अलावा कोई ऑप्शन तो नहीं बन रहा है जहाँ पे लगा सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो ये ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट कितने बने, तीन बने, तो आंसर हम क्या मार्क कर देंगे, आंसर हम 3 मार्क कर देंगे, खत्म हुआ सवाल, आसान सवाल है। बस तुम्हें ध्यान ये रखना है कि इन दोनों में से हमें किसी का यूज ही नहीं करना है क्वेश्चन में। वाई के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है, तो वाई किसी को भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल एक्स पे फर्क पड़ेगा, तो एक्स हमने देख लिया। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कह रहा है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ए और बी हमें बताने हैं, तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये डॉस प्रोसेस है, ये कौन सी रिएक्शन है, डॉस प्रोसेस है। तो अगर हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे कराएंगे,
NaOH के साथ हाई टी और पी पे कराएंगे तो इससे क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड बनेगा, और जो वाटर से H प्लस से क्या लेगा, अल्कोहल बना देगा, मतलब फिनॉल बन जाएगा। तो ए बन गया हमारा फिनॉल। ठीक, अब ए फिनॉल बन गया और Na2CrO4 से रिएक्शन, Cr2O7 से रिएक्शन होनी इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो ये क्या करता है, ये इसे ऑक्सीडाइज कर देता है, और ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है, क्विनॉन बना देता है। ठीक, तो ये बन गया बी। ये रिएक्शन बिल्कुल नोट्स की लिखी हुई रिएक्शन नहीं है, अगर तुम नोट्स से मैं दिखा पाता अभी तो तुम्हें दिखाता कि बिल्कुल नोट्स में लिखी हुई है फिनॉल की रिएक्शंस में। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल्स में लिखा हुआ है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ए आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे ए मिसिंग है यार, यहाँ पे ए होगा, मैंने शायद ए ऑप्शन समझ के उसे हटा दिया। ठीक है, तो आंसर ये आ गया, बाकी तो कोई आ नहीं सकता। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल कह रहा था असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस। जब रिलेटिव रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस आती है तो इसका मतलब है कि SN1 का रेट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, SN1 के लिए रेट पूछ रहा है। और SN1 के रेट के लिए हम क्या चेक करते हैं, हम लोग चेक करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक करते हैं। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक कर रहे हैं तो बना लो जरा कार्बोकेटाइन भाई। इससे क्या बनेगा, इससे यहाँ पे कैटाइन बन गया, इससे कहाँ पे बना, इससे यहाँ पे बन गया, इससे यहाँ पे बन गया, और लास्ट वाले से कहाँ पे बना, यहाँ पे बन गया। ठीक, तो ये तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, ऐसे ABCD नंबर कर लेते हैं। अब तुम्हें पता है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, सी, क्योंकि इसमें दोनों तरफ रेजोनेंस हो रहा है, तो सी सबसे ज़्यादा हो गया। ठीक, सी के बाद कौन स्टेबल है, बी। बी के बाद कौन स्टेबल है, ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, इसमें रेजोनेंस हो रहा था, इसमें दोनों तरफ से रेजोनेंस हो रहा था। अगर पूरी बात समझनी है तो 3 डिग्री है, तो फिर ए आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, डी। तो ऐसा ऑप्शन अगर मिलाओगे तो ऑप्शन हमारा सी आता हुआ दिखाई देगा, 3 नंबर। तो आंसर हमारा क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है, आराम से सवाल हो पाएगा, कोई परेशानी इसमें आएगी नहीं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, द कन्वर्जन प्रोसीड्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा था कन्वर्जन प्रोसीड्स वेल इन लेस पोलर सॉल्वेंट। क्योंकि ये रिएक्शन कैसी है, SN2 है, तो हमें पोलर एप्रोटिक चाहिए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात लिखी है कि इफेक्टिवली कब होगी, क्योंकि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, SN2 करानी है, तो किसमें ज़्यादा तेज होगी, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में होगी। तो सही कह रहा है। अगला रिएक्शन कह रहा है द कन्वर्जन प्रोसीड्स वेल इन मोर पोलर सॉल्वेंट। अब मोर पोलर सॉल्वेंट में इसलिए क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसा बन रहा है, आयनिक बन रहा है। तो अगर पोलर सॉल्वेंट होगा तो रिएक्शन ज़्यादा अच्छी होगी, हाई पोलर सोलरिटी चाहिए होगी हमें, हो SN2 ही रही है लेकिन हाई पोलरिटी वाला चाहिए, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो, जिससे वो जो आयनिक प्रोडक्ट बन रहा है उसे भी स्टेबलाइज कर पाए, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही लिखे हैं, दोनों स्टेटमेंट सही वाला ऑप्शन कौन सा है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू वाला ऑप्शन है, तो 3 ऑप्शन मार्क कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बात समझ में आई, क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट बन रहा है इसलिए हमें ज़्यादा पोलैरिटी वाला ही चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना है मेरी बात को, है ना। क्योंकि जब प्रोडक्ट आयनिक है तो हमें उसे स्टेबलाइज करने के लिए सॉल्वेंट भी कैसा चाहिए, आयनिक ही चाहिए, तभी काम चलेगा अपना। ठीक, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि तुम बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते लेकिन तुम्हें खेलने का मौका ही कम मिले, या पिच खराब दे दी जाए, अच्छी पिच होगी तब अच्छा खेलोगे ना। अब क्या करा है कि इसमें हमें मेजर प्रोडक्ट बनाना, तो ये तो सिंपल बात है, ये तो लोन पे रेजोनेंस में, ये भी लोन पे रेजोनेंस में, केवल यही निकल सकता है। तो AgCN में कौन अटैक करता है, नाइट्रोजन अटैक करता है। क्यों, क्योंकि AgCN में C बॉन्ड कैसा होता है, कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है, इसमें हाई कोवेलेंट करेक्टर है। हाई कोवेलेंट करेक्टर होने की वजह से क्या होगा, नाइट्रोजन अटैक करेगा तो आइसोसाइनाइड बनते हैं। ये तो बिल्कुल पेट रिएक्शन है जो आसानी से हो जानी चाहिए। ठीक, ये तो बिल्कुल पेट रिएक्शन है, तो आंसर क्या आ गया, आंसर इसका 2 आ गया। सही है, बाकी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आसान सवाल है यार, बिल्कुल ही लॉलीपॉप क्वेश्चंस कह सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन असर्शन रीजन है, बिल्कुल SNNGP जो मैंने पढ़ाई थी उससे बिल्कुल मिलता जुलता है, मैंने नाइट्रोजन की जगह सल्फर लिया था, बस इतना ही किया था। क्या कह रहा है, द स्टेटमेंट 1 विल अंडरगो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस एट ए फास्टर रेट देन दिस। क्यों, क्योंकि जब इस पे कार्बोकेटाइन हो बनेगा या नहीं बनेगा, अगर हाइड्रो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो कार्बोकेटाइन बना दो इस पे, ठीक है।
तो नाइट्रोजन का लोन पेयर इसे पुश करेगा और निकालने की मदद करेगा, या फिर इसे पहले ही बिना कार्बोकैटायन के भी ये काम कर सकता है। तो SN-NGP के थ्रू रिएक्शन जाएगी। कैसे आएगी? रिएक्शन गोज थ्रू SN-NGP। एनजीपी के थ्रू रिएक्शन जाएगी। जब एनजीपी के थ्रू रिएक्शन जाएगी तो रिएक्शन का फास्ट होना होगा, क्योंकि यहाँ पे तो SN-NGP पॉसिबल नहीं है। इन दिस SN-NGP इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, कोई ऐसा भी है जिसने एनजीपी की फुल फॉर्म नहीं सुन रखी है? एनजीपी का मतलब है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। अब लोग कहेंगे सर एनसीईआरटी में कहाँ दिया है? बिल्कुल नहीं दिया, तब भी आया ना पेपर में। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ग्रुप छूट गया एक शब्द। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ठीक, अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या करें। कि स्टेटमेंट 1 सही है। कह रहा है कि इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस फर्स्ट बाय इन्वॉल्विंग द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। यही तो बात कह रहा था, ये तो असर्शन रीजन में भी आया था, तब भी हमें से कहता है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ये स्टेटमेंट 2 सही है एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, तो बोथ स्टेटमेंट ट्रू वाला आंसर हम मार्क कर देंगे। 3 हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन पे चल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन रिस्पेक्टिवली आर। अब एजीसीएन से अभी हमने तुम्हें बताया क्या करता है। एजीसीएन में नाइट्रोजन क्या होता है? कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है। तो नाइट्रोजन अटैक मतलब कार्बन कोवेलेंटली बॉन्डेड है, तो नाइट्रोजन अटैक करेगा, तो बी क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा एनसी। एनसी बन जाएगा, तो ये कैसा बन गया? और इसमें क्या लगता है? इसमें NO2 लग जाता है। ये तो सीधी सीधी रिएक्शन है। जब KNO2 होता है तब क्या बनेगा? RX में जब हम KNO2 डालते हैं या NaNO2 डालते हैं तो क्या बनता है? NaNO2 डालते हैं तो RONO बन जाता है, क्योंकि ये आयनिक होता है। सही है, तो ध्यान रहेगा। और AgNO2 डालने से क्या बनता है? ये बिल्कुल कॉपी कैट रिएक्शंस हैं, मतलब बिल्कुल डिट्टो ही सवाल आ गए यार। अब कॉपी के इससे ज़्यादा सरल क्या ही होगा पेपर। अगर तुम ये भी पेपर में गलत करके आए तो फिर तो तुम्हें पाप पड़ेगा यार, क्षमा नहीं मिलेगी तुम्हें इस बात की। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि Mg ड्राई ईथर से रिएक्शन कराई हमने क्लोरोबेंजीन की। तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। Mg ड्राई ईथर से हुई तो इससे MgCl बन गया। फिर CO2 से हुई तो CO2 ने अटैक किया, तो यहाँ पे क्या बन गया? CO2 H3O प्लस के साथ हुई तो COH बन गया। फिर अमोनिया के साथ हीट किया। अमोनिया के साथ हीट किया तो क्या बन जाएगा? एमाइड बन जाएगा भाई। तो इतनी जगह में इतना ही हो पाया, ये ए बना लिया हमने। ठीक, अब जो एमाइड बना उसे Br2NaOH के साथ ट्रीट करोगे। यार ये एक रिएक्शन आगे की आ गई। Br2NaOH का मतलब है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हो गया। ये मान लेते हैं कि सब लोग आता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हो गया और इससे PHNH2 बन गया और इसे बी हमने कह दिया। ठीक, अब क्या कर रहा है कि 11.25 मिलीग्राम्स ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो मोलर मास ऑफ क्लोरोबेंजीन निकाल लेते हैं पहले। मोलर मास ऑफ क्लोरोबेंजीन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, आसानी से निकल पाएगा। बेंजीन का मोलर मास होता है 78। 78 में से एक गया 77 प्लस 35.5, यानी कि ये हो गया 112.5 ग्राम्स। तो मोल्स कितने हो गए? गिवन वेट है कितना? 11.25 इंटू 10⁻⁻³ और ये हो गया, तो ये हो गया 10⁻⁻⁴ ग्राम्स आ गया। ठीक, अब इसके एक मोल से इसका एक मोल बन रहा है पीएच का, क्योंकि यहाँ पे 1:1 की स्टोइशियोमेट्री आ रही है। इसके एक मोल से इसका एक मोल बना, इसका एक मोल बना, इसका एक मोल बना और इसके एक मोल से इसका भी एक मोल ही बनेगा। तो 1:1 की स्टोइशियोमेट्री है। तो मोल्स ऑफ एनिलीन फॉर्म कितने आ गए? मोल्स ऑफ एनिलीन फॉर्म जो आ गए, ये सॉरी ये क्या निकाले हैं? ये हमने उन्हें मोल्स निकाल दिए। ग्राम से ही मोल्स निकाल दिए, ग्राम तो दिया ही हुआ था। ठीक, ये मोल्स निकाल दिए। तो मोल्स आ गए 10⁻⁻⁴ मोल्स आ गया। तो मास कितना आ गया? मास ऑफ एनिलीन कितना आ गया?
मास ऑफ एनिलीन विल बी इक्वल्स टू मोल्स इनटू मोलर मास, मोल्स इनटू मोलर मास। तो मोल्स कितने आ गए 10⁻⁻⁴, और मोलर मास एनिलीन का निकाल लो। एनिलीन का मोलर मास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 17, मतलब 16 + 77, तो 93 हो गया। तो ये हो गया 93, ठीक। तो ये हो गया कितना 93 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻³ ग्राम्स, या फिर 93 इंटू 10⁻⁻1 मिलीग्राम्स, क्योंकि हमें मिलीग्राम्स इंटू 10⁻⁻1 में आंसर देना था, इसलिए मैंने 10⁻⁻4 को इस तरह से लिख दिया। तो आंसर हमारा क्या आ गया 93 आ गया। आंसर क्या आ गया 93 आ गया। आसान, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी इसमें होनी नहीं चाहिए, आराम से लगाया मैंने सवाल को। अगली रिएक्शन क्या कर रहा है, अगली रिएक्शन भी अच्छी सवाल है बिल्कुल। क्या कर रहा है, इन द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द प्रोडक्ट पी फॉर्म इज, अब पी क्या बन रहा है, ये है स्ट्रॉन्ग बेस, NO2 कैसा लगा रहा है -M और -I, तो ये SNAR कराना चाहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो SNAR होगी तो कहाँ होगी, पैरा पोजीशन पे होगी, और Br निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा OC2H5 आ जाएगा, और यहाँ पे Br आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा NO2। मेटा पे इसलिए नहीं हुई क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे ही क्या होगा -M काम करेगा, तो जहाँ पे डेल्टा प्लस ज़्यादा होगा वहाँ पे रिएक्शन होगी, मेटा पे नहीं होगी। ठीक है, तो आंसर इसका क्या आ गया, आंसर एक ही हटेगा, तो आंसर इसका अगर मार्क करोगे तो क्या आ जाएगा, आंसर इसका 4 आ जाएगा। देख लो आसानी से आ पा रहा, सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि which among the following halides will generate the most stable कार्बोकेटाइन इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब कार्बोकेटाइन कह रहा है तो SN1 करानी है, तो पहले से कार्बोकेटाइन क्या बना, पहले से बना Pa+, दूसरे से बना एलाइलिक प्लस, तीसरे से बना 2 डिग्री एलाइलिक प्लस, और इससे बन गया क्या, ट्राइफिनाइल बन गया। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, 4 हो गया। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लो, 4 सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, फिर कौन सा हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 3 हो गया, और फिर लास्ट में क्या हो गया 2 हो गया। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर भी लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चंस भी कर लिए। इनकी मैं एक पूरी PDF दे दूंगा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डेट्स आ गई है मेरे को पता है, उसके लिए वीडियो तुम चाहो तो मैं आके बात कर लूँगा, हाउ टू मैनेज योरसेल्फ इन 10 डेज। ठीक है, बात करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं और सवालों को लगाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्योर शॉर्ट में एक लाना चाह रहा हूँ कि POC का ले आऊँ, POC और प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स वाला NCERT से मैं पूरा बता दूंगा तुम्हें, तो वो एक श्योर शॉर्ट बनता है, वो बिल्कुल करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो, खूब सारी पढ़ाई करते रहो। और यार अब तो रीच बढ़नी चाहिए ना अपनी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना मत। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय।